बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 12 जनवरी है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान के सियासी नक्शे को बदल कर रख दिया है। इस मंजरनामे पर जो ताकतवर हैं वो क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें अब उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या नई डील्स की जाएंगी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोहेल अफरीदी के सिंध में आने के मामले को किस तरह सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और आज ऐसा मुख्तलिफ क्या था जो सिंध के अंदर देखा गया, और वो जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पूरे मुल्क की नुमाइंदा जमात कहती है, क्या इस किस्म का शो वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पंजाब में कर सकती है? और वो तमाम जमातें जो सिंध को अपना घर कहती हैं, पंजाब को अपना घर कहती हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी नुमाइंदगी है और समझते हैं कि इनका ये बेस कैंप है, क्या अपनी हुकूमतों के बावजूद क्या इस किस्म का शो करने में कामयाब हो सकते हैं? इसका भी एक जायज़ा मैं आपके सामने रखूँगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड कर रही है, अब आगे क्या होने जा रहा है, इसका भी एक मुकम्मल खाका आपके सामने रखेंगे। और फिर दोस्तों, कुछ लोगों ने इस अवामी समंदर को देखने के बाद अपनी राय तब्दील तो नहीं की, लेकिन उनकी बातों में सोहेल अफरीदी के लिए नफ़रत आपको नज़र आती है। इन शख्सियात के नाम और इनकी शक्लें भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये लोग कौन हैं और वो क्या कह रहे हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में अब एक बड़ी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की जो तैयारी हो रही है, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है। और फिर ईरान का मामला जो है वो हाथ से निकल रहा है, और इसराइल ने अपने तमाम शहरों को अलर्ट कर दिया है मुमकिना हमले की वजह से, और बताया जाता है कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो इसका एक जवाब भी दिया जाएगा। अब जो सिचुएशन ईरान में डेवलप हो रही है और ये पाकिस्तान के तराजू में कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, और ये खबर जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया है, आपने एक ऐसी जमात जिसकी बकौल आपके पाकिस्तान में कहीं कोई पहचान नहीं है, और लोग जिस लीडर को डन एंड डस्टिस कहते हैं, यानी उन्हें सही लफ्ज़ बोलना भी नहीं आता, और इमरान खान को ख़त्म शुद्ध उन्होंने करार दे दिया। आज ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो कुछ आज हमने कराची की सड़कों पर देखा। 2-3 दिन से जो मंजरनामा कराची से हमारे सामने है, ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप आवाम के साथ अपनी सियासत को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर आपका हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला होता है। जब आप अवामी सियासत को तर्क करके डीलों के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर आपका हाल नवाज शरीफ वाला होता है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन आज तक वो पाकिस्तान की अवाम में, जब से उन्हें इक़्तिदार मिला, अवाम में जाकर सर उन्होंने ना कोई तकरीर की, ना किसी जलसे से खिताब किया, और ना ही कोई स्ट्रीट मोबिलाइजेशन उनकी नज़र आती है। पंजाब आपका है, डर किस बात के बावजूद निकलें बाहर और आवाम आपको बताएगी कि आपकी सियासत किस दिन ख़त्म हुई थी, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चारों सूबों में आपको इसकी नुमाइंदगी नज़र आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहाँ पर लोग निकलें और आप उनके ऊपर ये उनके बारे में कह सकते हैं कि जनाब आपकी हुकूमत थी, आपने इंतज़ामात किए और आपको कोई रोक टोक नहीं है, तो लिहाजा हम इसको नहीं मानते। लेकिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध के अंदर अगर लोग निकलते हैं तो भाईजान इसका जवाब और इसका तोड़ आपके पास अब नहीं है। आज एक ऐसी जमात जिसे लाइट्स नहीं दी गई, जिसे कुर्सियां लगाने की इजाज़त नहीं थी, जिसे एनओसी तो दिया गया लेकिन इस एनओसी पर अमल दरामद के लिए आपके पास जिगर गुर्दा नहीं था। आपने एक ड्रामा किया, आपने पंडाल के अंदर लोगों को खड़े होने नहीं दिया, आपने शेलिंग की, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप आवाम को नहीं रोक सके। आवाम को घरों में बंद करते ये आप नहीं कर सके। आपने लाठी चलाई, सिर्फ गोली चलना बाकी थी, लेकिन सब कुछ आपने चलाकर देख लिया। सिर्फ कराची की सड़कों पर आपको सिर्फ एक ही नारा नजर आया और वो इमरान खान का था। कराची ने सर ये साबित किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि सिंध भी इमरान खान का है, पंजाब भी इमरान खान का था, और खैबर पख्तूनख्वा तो इमरान खान का ही है। और बलूचिस्तान के हवाले से अब जो तैयारियां हो रही हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में सर सिंध से ज़्यादा महरूमी आपको नज़र आएगी। सिंध में जो महरूमियाँ हैं वो आपने हैदराबाद की सड़कों पर देख ली कि लोगों के पास एक ऑप्शन उनके सामने आया,
और पिछली कई दहाइयों से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर राज है, ये इसके अब खात्मे का ऐलान हुआ चाहता है। ये लोग कहते थे कि पंजाब के अंदर इनको रोक लो, भाई अब तो इमरान खान और इमरान खान की जमात पाकिस्तान के तमाम सूबों में अपना जो उनकी जो प्रेजेंस है वो अब आपको नजर आ रही है। तो अब आपका मामला सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है, बलूचिस्तान की हद तक नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान के तमाम सूबों में आपको तहरीक इंसाफ को रोकना है। दोस्तों, डॉक्टर मसूर सयाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए मिरेकल है कि कराची के लिए किसी के लिए ऐसे भी निकल सकते हैं। हमारे साथ हजारों गाड़ियों का काफिला एक जलसा बाग जनाब है और दूसरा हम रोड पर लेकर चल रहे हैं। अब हुआ क्या जी कि इन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करे और कहे कि शुक्रिया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को चलाने वाले वो तमाम अफराद, और फिर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करें। आप बिलावल जरदारी का शुक्रिया अदा करें, आप आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इन काफिलों को रोक लिया। जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो ओपिनियन पाया जाता है कि अगर लोगों को ना रोका जाता, लाठीचार्ज ना किया जाता, तो शायद ये नंबर्स इतने ना होते। आपने क्या किया? आपने लोगों को रोका। जो मंजर पंडाल में था वही मंजर कराची की सड़कों पे था। ये 30 मिनट्स की जी ड्राइव है और इन 30 मिनट को पिछले 5-7 घंटों में सुहेल अफरीदी ने अबूर किया है। जब इन्होंने कहा ना कि हम जलसा गाह की तरफ जा रहे हैं, तो रात गए तक ये जलसा गाह में पहुंचे नहीं थे, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद सुहेल अफरीदी के साथ चल रही थी। एक काफिला था, एक जलसा साथ गाड़ी के चल रहा था, जलसा गाह की तरफ वो गामजन थे। तो ये फ़र्क हमें आज जो है नज़र आया। ये चैलेंज है आसिफ अली जरदारी को, ये चैलेंज है बिलावल को, आसफा को, मरियम नवाज को, पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ भी इनके नुमाइंदे और मरूसी किरदार मौजूद हैं, इन सबको चैलेंज है कि आप एक वर्कर का मुकाबला करके दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो कराची का शो है सर, इससे आने वाले दिनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली ये नज़र आएगी कि अब आवाम में ये जो खौफ था ना, ये ख़त्म हो गया है। लोगों के सामने कराची की एग्जाम्पल है और अब मुकाबला बढ़ा सकता है। पंजाब के अंदर भी लोग कहेंगे ना कि यार कराची की आवाम निकल सकती है तो हमें क्या मसला है, हमें भी निकलना होगा। और यहाँ से बलूचिस्तान में भी लोगों को ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर कराची में लोग निकल सकते हैं, लाठी चली और आंसू गैस के शेल हैं, फस्तायत है, धोखा दिया गया, सब कुछ हो गया और वहाँ भी कुछ मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए थे, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो करके दिखाया जो किसी मौजज़े से कम नहीं है। ये अवाम है, ये अवाम की ताकत है, ये अवाम है, ये कराची है, ये पाकिस्तान है जिसे अपना फैसला सुना दिया। और सिंध की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा अब एक आने वाले दिनों में जो है वो सवाल बन जाएगा कि वो किस तरह से स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करेंगे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि 2.5 साल हमने सर इसको कबूल नहीं करना, क्योंकि जब हम 2.5 साल पूरे करके अपने 5 साल जो टोटल पीरियड है उसमें से 2.5 साल नवाज शरीफ और 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे पूरा करके जब इलेक्शन में जाएगी तो ये मंजर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी कमांडर की, किसी अफसर की, किसी इलेक्शन कमिश्नर की कि वो आपके लिए इलेक्शन को रिग करे और इलेक्शन आपकी जीत में कन्वर्ट करके आपको दिया जाए। रास्ते रोके गए, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक लिया, फिर वज़ीर बल्दियात मीना खान अफरीदी, शफी जान और रुकन असम्बली शाहिद खटक ने कारकुनान के साथ मिलकर रास्ते जो खुलवाए। ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, मुतादिद जगहों पर यही आपको देखने को मिलेगा। तारीख में सर कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपने लाइट्स तो पंडाल की जहाँ पे वो जगह थी वहाँ की तो आपने बंद करवा दी, स्ट्रीट लाइट्स भी आपने बंद करवा दी, लेकिन इसके साथ साथ मज़ार कायद की लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। रोशनियों का जो शहर था वो अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, अंधेरा तो था, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, कराची की आवाम ने बाहर निकल कर इस फस्तायत की लंबी तारीक रात में जो आवाज़ बुलंद की है और जो शम्मा जलाई है, यकीनन यहीं से उजाला होगा और अब आप इसे रोक नहीं सकेंगे। तो कराची आपने करके दिखाया, अब पाकिस्तान के बाकी शहरों की बारी है, बाकी सूबों की बारी है और इंशाल्लाह ये स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जमहूरियत के लिए एक संग मील की हैसियत साबित होगी और बहुत जल्दी पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत का जो है वो राज होगा। सुहेल अफरीदी साहब का खिताब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने 3-4 बातें कही और फिर कुछ अहम नकात जो इस पूरी मूवमेंट के हवाले से हैं। पहली चीज़, सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि आज ये आवाम जलसे के लिए निकली है, लेकिन सोचें जिस रोज़ इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की फाइनल कॉल दे दी तो क्या आलम होगा, लिहाजा होश के नाखुन लो। सिंध हुकूमत ने जो बेहुरमती सिंध अजरक और सिंधी टोपी की आप उन्हें कभी माफ़ ना करना। सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत दी इसको मैं कभी भूल नहीं सकूंगा।
इन लोगों ने सिर्फ सिंधी रवायात ही नहीं बल्कि आइन को भी मलिया मेट कर दिया। उन्होंने आइन पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा ही बदल कर रख दिया। पाकिस्तानियों, इस तरह आप लोगों ने मोबिलाइज रहना है। ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश हरगिज़ कम नहीं होने देना। हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मैंडेट पर डाका डाले, हमारे हकूक़ सल्ब करे, हमारे कायद इमरान खान को बेजुर्म कैद में रखे। पंजाब में भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया और सिंध में भी सिंध हुकूमत ने अच्छा सलूक नहीं किया। देखिए, बिगिनिंग अच्छी थी, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्सटेंट था जो उन्होंने किया। तारीफ हुई जब आप जमहूरियत के साथ खड़े हुए। जब आपने जमहूरियत के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया तो लोगों ने फिर आपके बारे में यही कहना है ना कि आपने एक धोखा दिया। आप लोगों ने तैयार रहना है, जैसे ही लीडर इमरान खान हमें कॉल देगा हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही निकलेंगे। अवाम डी चौक जाने के लिए तैयार है, सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार है। अवाम को तैयार रहना है और यही जज्बा और जुनून बरकरार रखना है। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे हकूक़ जो ख़त्म कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बार बार डी चौक का नाम लिया जाता है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इस एहतजाज का रुख अडयाला की तरफ किया जाए तो यकीनन कुछ नताइज निकल सकते हैं। डी चौक में आप जाकर बैठेंगे तो यकीनन आपके लिए वहाँ पर वही काम किया जाएगा, टॉल बिल्डिंग से निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अडयाला के रास्ते पे अगर आप जाकर बैठते हैं या उस रास्ते को आप चौक कर देते हैं तो यकीनन ये आपकी स्ट्रेटेजिक एक जो पोजीशनिंग है उसके लिए भी बेहतर होगा। इससे पहले जो आसपास की इमारतों पे जो स्नाइपर बिठाए गए जिन्होंने निशाने लिए, अडयाला रोड पर शायद इस किस्म का काम ना हो सके और मुश्किल होगा, तो आपने अडयाला का जो है वो रुख करना है। और फिर अडयाला एक सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि इमरान खान वहाँ पर कैद हैं और जिसकी रिहाई के लिए सब कुछ हो रहा है, इस निज़ाम को घर भेजने के लिए, तो धरना भी फिर वहीं पे होना चाहिए। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कौम के लीडर को बिला जवाब जेल में रखा जाए। जब भी इमरान खान का हुक्म आया हम इसी के मुताबिक जो है निकलेंगे। अच्छा, जो कराची के सहाफ़ी जिनसे मेरी बात हुई वो ये बताते हैं कि सुहेल अफरीदी ने इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की मुहिम को नया और जारहाना रुख दिया। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कराची के सहाफ़ी ये भी कहते हैं कि शेलिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ, लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को संभाल नहीं सके। लोग इतनी बड़ी तादाद में बगैर किसी खौफ के बाहर निकले। और अगर लाठीचार्ज और शेलिंग ना की जाती तो यकीनन आवाम की वो बड़ी तादाद जो घरों में मौजूद थी, अपनी फैमिलीज के साथ आना चाहती थी, वो भी जलसा गाह का रुख करती। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग इसके बावजूद आए, लेकिन माहौल ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अगर ये शेलिंग ना होती तो मज़ीद लोगों की एक बड़ी तादाद आती। लेकिन अभी भी देख लें, नौजवान आपको सड़कों में नज़र आ रहे हैं और आप उन्हें किसी तरह भी कर्टेल नहीं कर सके। और एक ऐसा लगता था कि ज़िद है, एक गुस्सा है इस जमहूरियत को रोंदने वालों के ख़िलाफ़ और इस निज़ाम को चलाने वालों के ख़िलाफ़। आज कराची की आवाम ने अपना फ़ैसला दिया और वो जो बात है ना कि आओ तराजू तोल कर देखें किसका पलड़ा भारी है, तो आज हमने कराची की सड़कों पे देख लिया कि पलड़ा किसका भारी था। ये सारे मिलकर, निज़ाम आपके साथ चल रहा है, निज़ाम आप खुद हैं, कानून आपका, अदालतें आपकी, इन अदालतों में बैठे हुए जजेस आपके, मर्जी के फ़ैसले, पैसा ख़जाने के ऊपर आप काबिज हैं, करप्शन आप करते हैं, आपको कोई पकड़ता नहीं है। इस सब के बावजूद आप इमरान खान के बयानी को जो है वो मलिया मेट नहीं कर सके। दोस्तों, ये 2026 जो है ये तारीख लिखी जा रही है और आज जो कराची ने किया, मुझे वो रात आज भी याद है। कराची के तमाम दोस्त, मैं हमेशा कराची की बात अक्सर कुछ ज़्यादा करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि कराची वो शहर है जहाँ उस रात को पाकिस्तान की आवाम ने, जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, निकल कर ये साबित किया कि पाकिस्तान में लीडर जो है वो इमरान खान है और आवाम बग़ैर किसी कॉल के वो निकलेगी। लोग निकले, वो आज भी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाकर देखें कि किस तरह से आवाम जो है वो निकली। और आपने कराची से जो दोस्त हैं हमारे, आपने खुद ये देखा और करके दिखाया कि इमरान खान के लिए लोग किस तरह से निकलते हैं। सर, सिंध हुकूमत जो है, अब इनकी ज़रा कहानी सुन लें। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मेहमानों का इस्तकबाल किया, उनका ख्याल रखा। पीटीआई ने बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मांगी, हालांकि बाग़ जना वफाकी हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आता है। हम भी वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेकर जलसा करते हैं। एनओसी में थोड़ी देर हुई, बदमज़गी पैदा हुई और पीटीआई ने रोड पर जलसे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि रोड पर हम, अगर आपको याद हो तो इन्होंने रोड पर जाने का तब ऐलान किया था जब एनओसी जारी नहीं किया गया। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हुकूमत जो मरकज़ की हो या पीपल्स पार्टी, आपस में इनकी गुफ्तगू तो चल रही थी, लेकिन इन्होंने, अगर ये डर जाते ना कि हम इनको इजाज़त दे रहे हैं, तो किसी ने इनको पूछना भी नहीं था और इजाज़त मिल जाती। ये सिर्फ आपने जानबूझकर एक रुकावट क्रिएट की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आज ये जो जलसा हुआ है ना, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो मज़ीद मजबूत होगा और लोगों की नफ़रत
जो थोड़े अरसे के लिए 2-3 दिनों के लिए जो मोहब्बत जागी थी, ये कई गुना मल्टीप्लाई हो गई है कि ये झूठ बोलते हैं, पहले इजाज़त देते हैं और बाद में लाठीचार्ज करते हैं, तो हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, इस चीज़ से आपने एक बात और भी याद रखनी है कि वो जो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, ये देखें, जो लोग एनओसी जारी करके आपको जलसा नहीं करने देते, मुज़ाकरात करके, मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाकर, क्या गारंटीज़ हैं कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा हैं या आपसे बात करना चाहते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का फलंदा है। चाहे वो सरकार हो नून लीग की, चाहे वो सरकार हो पीपल्स पार्टी की, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का वक्त और इस कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि किसी तरह वक्त को धक्का दिया जाए, 4-5 साल गुजर जाएं, हम एक नई डील करेंगे, एक नया मुआहिदा लिखा जाएगा और उस मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत जो है उसे तकसीम कर दिया जाएगा। ये लूट का माल है ना जमहूरियत। जमहूरियत आवाम से नहीं है, इनके डीलों से जुड़ी हुई है जिसको आप तकसीम करेंगे। तो ये सिर्फ मुज़ाकरात के तनाजुर में आपने इसे याद रखना है कि अगर एक जलसे पे भरोसा नहीं किया जा सकता तो क्या गारंटीज़ हैं कि मुज़ाकरात होंगे और उसके ऊपर आप भरोसा करें। नासिर साहब ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, सदर जरदारी पर भी तनकीद की, लेकिन अगर सदर मुमलिकत हमें मना करते तो हम किसी का इस्तकबाल ना करते और पुलिस क्रैकडाउन क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी हो रही है। पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि सिंध की पुलिस जो है वो लाठियाँ चलाए, आंसू गैस के शेल जो है वो मारे, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करे। जो एक बच्चा किसी दूसरे शहर से आकर सिर्फ सोहेल अफरीदी के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आया, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया, भला उस सब इंस्पेक्टर का जिसने उसे आज़ाद कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो खैर अभी रिपोर्ट भी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में एक हुकूमत, एक सरकार वो कहती है कि पुलिस जो है जी वो खुद ही हरकत में आ गई और ये किसने किया हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। नासिर हुसैन ये भी कहते हैं जी कि एक सिक्योरिटी अलर्ट आया हुआ है, इसके तहत सोहेल अफरीदी को महफूज तरीन रास्तों से हैदराबाद जो लाया गया, पुलिस और पूरी प्रोटेक्शन उनके साथ थी, वो महफूज तरीन रास्ते थे। अभी रिपोर्ट्स आई हैं जो इंतज़ामिया ने हमें दी है। मसला यहाँ पे ये है कि 7 घंटे ये कौन से महफूज रास्ते थे, कच्ची आबादियों से आप उनको लेकर आए। महफूज रास्ता तो सर मोटरवे का हो सकता है ना, कि जिसके ऊपर तेज़ी से किसी गाड़ी को गुजारा जा सके, लेकिन जानबूझकर रुकावटें खड़ी की गई, मट्टी फेंकी गई, यानी महफूज रास्ता कैसे बनाया गया, आपने डंपर्स जो हैं वो हाईवे पर ले जाकर उनको पलट दिया, रास्ते बंद कर दिए। और सोहेल अफरीदी खुद उतर के गए और उन्होंने पूछा कि यार ये क्यों रास्ता बंद किया है। शाहिद खटक उतर के गए, उन्होंने पूछा रास्ता क्यों बंद है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें ऊपर से हुक्म है कि इन रास्तों को बंद कर दिया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ये जो बदनुमा जो चेहरा है, जो जमहूरियत का चेहरा जिसे कहते हैं, इसे छुपाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये छुप नहीं पाएगा और कौम अब इनकी हैसियत जो वो जान गई है। दोस्तों, जो अहम नुकता है कि सिंध और कराची जिस तरह से निकला, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है। इसकी प्रेजेंस सिर्फ आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आती, पंजाब में नहीं, बल्कि सिंध के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा गढ़ है, वहाँ भी आपको लोगों का एक रेजिस्टेंस जो नज़र आया। तो ये तमाम सियासी जमातें अब इरेलीवेंट हो गई हैं। चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपको नज़र आ रही है। बलूचिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे नौजवान और बाकी लोग जिनसे कुछ शख्सियात जो है नफ़रत करती हैं और बहुत सेंसिटिव मामला हैं, गुमशुदा अफराद का मामला और दीगर मामला, आप ज़रा उस पिक्चर को इमेजिन करके देखें कि जब तमाम ताकतें बलूचिस्तान में इकट्ठी होंगी तो वो मंजर क्या होगा। तो बलूचिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर जा रही है। दूसरी चीज़, कराची ने ये साबित कर दिया कि कराची में और पूरे सिंध में असल मैंडेट इमरान खान का था जो कि छीना गया। ये सिर्फ 22 सीटों का मामला नहीं है, कराची के तमाम हल्के, इसके साथ सिंध के तमाम हल्कों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन ये मैंडेट भी छीन कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। आपने अगर देखा हो ना, तो पिछले इस पूरे अरसे में नून लीग के साथ तो बात होती है ना कि इन्होंने 17 सीटों वाली जमात को हुकूमत मिल गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने ये बात नहीं सुनी थी। लेकिन लोगों का जो निकलना ये साबित करता है कि यहाँ भी झुल्लू फेरा गया और जो वोट बैंक था इमरान खान का वो किसी और के खाते में डाल दिया गया और लोगों को वहाँ से जिता दिया गया। तो ये पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अब एक इररेलेवेंट एक जमात पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर और इनकी एक जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पे आपको नज़र आए, और ये एक अलामत है कि अब इनका जो इक़्तिदार का सूरज है यहाँ भी बहुत जल्दी ग़रूब होगा। फिर तहरीक इंसाफ ने कराची में जलसा करना, वो भी मज़ार कायद पर, जिसके बाद सख्तियाँ शुरू हुई और फिर हर गली, हर मोहल्ले और हर सड़क जो है वो आपको एक जलसा गाह में कन्वर्ट होती हुई नजर आई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर एक बहुत बड़ी जीत है।
कौम को मुबारक हो, उन तमाम लोगों को मुबारक हो जो इस जमहूरियत के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चाहे आप एक छोटी सी ट्वीट करते हैं लेकिन वो अहमियत रखती है, कोई अगर आप वीडियो शेयर करते हैं वो अहमियत रखती है, इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कोई एक जुमला लिखते हैं वो अहमियत रखता है, और किसी महफिल में बैठकर भी अगर आप इन लोगों को बुरा कहते हैं तो यकीनन ये उस तहरीक का हिस्सा है जो आज मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान जो इस तहरीक को चला रहा है। और दोस्तों आपको ये भी खबर दें कि ईरान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो फिगर्स जारी किए हैं इसके मुताबिक अब तक 192 के करीब अफराद जो हैं हलाक हो गए हैं जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में, और लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है और ईरान के अंदर से एक रजीम चेंज आपको होती हुई नज़र आ रही है। ईरान में जब से रेवोल्यूशन आई, ईरान इनकलाब के बाद वहाँ पर एक ख़ास किस्म की हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत, जिसे बाहर की दुनिया जो है वो कबूल नहीं करती। उसके बाद जो बाहर की क़ुव्वतें हैं उन्होंने ऐसे ग्रुप्स को टारगेट किया जो उनका आलाकार बन सकती थी या प्रॉक्सीज बन सकती थी, और ईरान के अंदर रजीम चेंज का ये काम जो है शुरू हो जाए। इससे पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया और बहुत सारे मकामात को जो है वो टारगेट भी किया गया, और यही वो खौफ था ओवर द ईयर्स जो इसराइल को हमेशा से ईरान के हवाले से रहा कि ईरान की रेंज में इसराइल आता है और अगर ईरान हमला करता है तो यकीनन उनके मुख्तलिफ शहरों के ऊपर इसका एक ख़तरा जो है मंडला रहा है। तो ये भी एक बहुत अहम नुक्ता था ओवर द ईयर्स कि वो ईरान को हमेशा धमकी देते रहे, लेकिन ईरान का तेल अमेरिका को नज़र आ रहा है। और दोस्तों ये जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका इसराइल का गठजोड़ है, मुस्लिम उम्मा की क्या पोजीशन है ये वाज़ेह होनी चाहिए। हमें अभी तक ईरान के हवाले से कोई मुस्लिम दुनिया का कोई मुश्तरका मौक़िफ़ कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सारे जो हैं इस वक्त अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, किसी के मईशत के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, किसी के सिक्योरिटी के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, और कोई भी ऐसी लीडरशिप आपको नज़र नहीं आती जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इनको इनकार करते हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, अदाद-ओ-शुमार जो बताते हैं और मुख्तलिफ जो शहरों से ख़बरें आ रही हैं, और ईरानी सदर का जो पैगाम था वो ये कहते हैं कि इसराइल का मकसद हालिया 12 रोज़ा जंग के ज़रिए मुल्क को अफरा तफरी की तरफ धकेलना था। ये लोग अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क तरबियत याफ्ता हैं। कुछ दहशतगर्दों को बाहर से मुल्क में दाखिल किया गया, मसाजिद को आग लगाई गई और बाज़ारों को जलाया गया। कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जहाँ पे बच्चों के ऊपर हमला हुआ, मसाजिद से बच्चे निकल रहे हैं तो उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, एसिड अटैक्स हुए हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इस वक्त मामला जो है वो आपको ईरान के अंदर नज़र आ रहा है। केओस क्रिएट किया जाए, पैनिक क्रिएट किया जाए, लोग सड़कों पर आएंगे तो वो अपनी हुकूमत के जाने की बात करेंगे। ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ओवर द ईयर्स बड़ी ख़राब रही है जी, लेकिन इसमें वेस्ट का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। वेस्ट कहता है कि घुटने टेको, हमारे आगे सर झुकाओ, और ईरान की लीडरशिप ने कहा कि हमने ऐसा नहीं करना। और फिर उन्होंने उन चैनल्स को यूज़ करते हुए इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई। वो ममालिक जो ईरान से ट्रेड कर रहे थे उनके ऊपर भी आप सख्तियाँ देखते हैं। वेनेजुएला और ईरान का एक गठजोड़ था, यही गठजोड़ अमेरिका को पसंद नहीं आता। और फिर चाइना जो ईरान से तेल ले रहा है ये भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि एक ऐसा ब्लॉक अगर बन गया जहाँ पे अमेरिका का डॉलर काम नहीं करेगा और कोई और करेंसी में डील हो रही होगी तो यकीनन डॉलर को कमज़ोर अमेरिका जो है वो नहीं देख सकता। इसीलिए उन्होंने तमाम काम शुरू कर दिए। इसराइल के अंदर जी एक बात जो इस वक्त कही जा रही है, और क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी कि हफ्तावार इजलास जो इनका हुआ, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कबीना से खिताब करते हुए कहा कि हम सब उम्मीद करते हैं कि ईरानी कौम जल्द ही जुल्म के बंधन से आज़ाद हो जाए, और जब वो दिन आएगा इसराइल और ईरान एक बार फिर दोनों कौमों के लिए खुशहाली और अमन से भरे मुस्तकबिल की तामीर के लिए वफादार शराकतदार होंगे। यानी वो मुल्क जिसने गज़ा में इंसानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को आपने एक तरह से ज़िंदा दफन ही कर दिया ना। जब आप बम गिराते हैं वहाँ पर तो क्या कर रहे हैं आप, ज़िंदा दफन कर रहे हैं। वो आज इसराइल हमें बता रहा है कि ईरान के अंदर इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है वो जुल्म हो रहा है। कौम जल्द ही जुल्म के बंधन से आज़ाद हो जाएगी और हम एक मुश्तरका काम शराकतदार बन जाएंगे। अब खुदा न खास्ता अगर रजीम चेंज हुई ईरान में, मेरी बात आप याद रखिएगा, 2026 हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस खित्ते के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगर ये हमला हुआ और रजीम चेंज हो गई तो अगली बारी किसकी है। मैं बार बार पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ देख रहा हूँ। एक तरफ इंडिया जो इंतज़ार में है, दूसरी तरफ चाइना है जो आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करता है इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि अपने मुल्क के अंदर वो खुशहाली लेकर आ सके। उसने कॉरिडोर बना दिया।
लेकिन सर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? दूसरी तरफ अफगानिस्तान, जहाँ से दहशतगर्द आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अगर ईरान में एक रजीम चेंज हुई तो इसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। और एक ऐसा सूबा जो बिल्कुल बलूचिस्तान, जहाँ पे वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहता है और दिन में भी आप नहीं जा सकते, वहाँ के हालात क्या होंगे? और ये वो सूबा है जो मादनियात से माला माल है। लोगों को फिर सर आहिस्ता आहिस्ता एक शय मिलती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं। आप ये तसव्वुर करेंगे अगर खुदा न खास्ता हमारे उस बॉर्डर के ऊपर ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई जो हम रोकने में नाकाम रहते हैं, और फिर ये ना पता चले कि ये ग्रुप्स कहाँ से आ रहे हैं। अगर जो लोग जिन्होंने ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी, जिनका ईरानी सदर जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर ये ग्रुप्स बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान के इलाकों में आ गए और उन्होंने वहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? तो इस तनाजुर में मुस्लिम दुनिया को अपना मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह करना चाहिए। लेकिन सर जिस मुल्क के पास 17-18 अरब डॉलर जो हैं वो अकाउंट में पड़े और वो भी उधार के, और हम ये कहें कि देखें मुल्क की मईशत को हमने बचा लिया, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। इन अकल के अंधों को ये समझ नहीं आती कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो हमारे बैंक्स के अंदर यानी कौमी ख़जाने में 17 अरब डॉलर थे। उस वक्त ये कहा करते थे जब इनकी हुकूमत आई है तो ये 17 अरब कम होकर 16 अरब पे चले गए। आपने तो सियासत को कुर्बान किया रियासत के लिए, तो ये तो ख़जाने भर जाने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास सर कुछ भी नहीं है। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उन फिल्मों के अंदर क्या होता है, ज़मीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप बनिए के पास गिरवी रख कर आप उसे कर्जा ले लेते हैं। ऐसा लगता ही है कि हमारे मुल्क को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से गिरवी रख दिया गया है। हम कर्जा लेकर अपनी हुकूमत चलाते हैं, अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश करते हैं और एक जाली बयानियाँ बनाते हैं कि हम बड़े मकबूल हैं। तो हमारे हालात पुरानी हिंदी फिल्म की तरह के हैं जिसमें गांव में एक ऐसा बंदा जो कर्ज देता है और वो कर्ज सख्त शराइत पे देता है और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते वो पूरे गांव की ज़मीन को हड़प कर जाता है। पाकिस्तान के सर हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। और हम कब तक इस उधार की हुकूमत पर चलेंगे? अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जी, जो दूसरा हमारा चैनल है इसे हम कोलैब करने जा रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्री अगली है इस पूरे तनाजुर में जो मैंने तैयार की है वो हम इंशाल्लाह इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर ही चलाएंगे और कोलैबोरेशन के तहत ये चलाएंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी जो है वो देख लिया जाएगा और आप वो नई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। आपकी सजेशंस मिली हैं, मैं इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बात भी करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।